फिर से बोलना चाहेंगे कि जो है सो जिला अध्यक्ष आप हैं जनसुराज पार्टी के, यहाँ का जो कैंडिडेट जो घोषित किया गया है जनसुराज की तरफ से, सबसे पहले आपकी पहली प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे, फर्स्ट रिएक्शन आपका क्या होगा? ये हमारे क्षेत्र के लिए बहुत खुशी की बात है कि जो डॉक्टर अजीत जैसे लोगों को जो है जनसुराज ने यहाँ पर जो है अपना उम्मीदवार बनाया है, ये हमारे लिए और हमारे क्षेत्र के लिए बहुत गर्व की बात है कि वैसे व्यक्ति को जो है इमामगंज में उम्मीदवार बनाया गया है जो कि मगध मेडिकल में पोस्टेड थे, एमबीबीएस डॉक्टर हैं वहाँ, और वहाँ अपनी जो है नौकरी को छोड़ करके और ये जो है इमामगंज विधानसभा के आम आवाम के लिए जो है मैदान में आए हैं, तो बहुत गर्व की बात है हमारे जो है से पूरे विधानसभा वासियों के लिए। कभी जनसुराज को हार की सामना करनी पड़ी थी कैंडिडेट को, अभी क्या कुछ रणनीति है, किस रणनीति के तहत आगे बढ़ रहे हैं? देख लीजिए, सबसे पहली बात है कि हमारे नेता आदरणीय प्रशांत किशोर ने जो बात कही है कि हम हर जगह वैसे लोगों को उम्मीदवार बनाएंगे जो लोग कम से कम शिक्षित हों, शिक्षा से वंचित ना रहे हों। तो हमारे नेता ने ये बहुत बड़ा जो है इमामगंज विधानसभा के लिए काम किया है कि जो एमबीबीएस डॉक्टर को जो है हमारे यहाँ उम्मीदवार बनाया है, और ये पूरा विश्वास है इमामगंज के आवाम पर कि ये लोग इस बार जो है डॉक्टर अजीत को अपना पूरा समर्थन देने का काम करेंगे। कई धाकड़ यहाँ के नेताएं हैं, जैसे जीतन मांझी केंद्रीय मंत्री, उनके पुत्र बराबर जीतते आई है, कैसे चुनौती देंगे उनको? सर, पिछले चुनाव में आप लोगों ने देख लिया था, पर पिछले चुनाव में थोड़ी सी जो है एक बात जो आई थी पूरे विधानसभा में कि जनसुराज है क्या लाएगा, 10,000 वोट लाएगा, तो कोई कहते थे 15,000 वोट लाएगा। लेकिन जब 38,000 वोट आया जनसुराज को तो लोगों ने कहा कि हम लोगों से गलती हुई है, हम लोग इतना विश्वास नहीं किए थे कि जनसुराज को इतना वोट आएगा, और लोगों ने आश्वस्त किया है कि अगले बार जनसुराज का जो भी कैंडिडेट होगा हम लोग जो है जनसुराज के साथ रहेंगे और कैंडिडेट को जिताने का काम करेंगे। बराबर मेरा क्वेश्चन रहा कि 89 सड़कों का शिलान्यास किया गया है, क्या ये दिखावा है कि उस पर खरा उतरेंगे? मैं तो साफ साफ ये चीज़ तो आप पत्रकार बंधुओं पर मैं जो है से आरोप लगाऊंगा इस पर। 89 सड़क का शिलान्यास हो गया है, लेकिन कोई पत्रकार बंधु जो है मजबूती से उनसे ये नहीं पूछने का काम कर। सर, आपने पूछा, हम तो ये जानना चाहते हैं उनसे कि इसके पहले कभी कोई शिलान्यास क्यों नहीं हुआ। जब चुनाव आया, चुनाव का जो है तिथि का घोषणा हो गया, तो जो है शिलान्यास पर शिलान्यास, काम कहीं लगा हुआ नहीं मिलेगा आपको, लेकिन शिलान्यास जो है अनंत होते जा रहे हैं। हो सकता है कि जो अगर आचार संहिता नहीं लगता ना तो कुछ और शिलान्यास देखने को आपको मिल जाता। वोट का दिखावा है भाई, ये हम क्या, पूरा आम आवाम के लोग कह रहे हैं कि चुनाव है इसलिए शिलान्यास हो रहा है। इस चुनाव में क्या मुद्दा होगा जनसुराज का? जनसुराज का साफ मुद्दा है। हम तो एक आग्रह करना चाहेंगे इमामगंज विधानसभा के सारे आम आवाम से कि डॉक्टर अजीत एक एमबीबीएस डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं, और इनके छवि के बारे में जानने की आवश्यकता है। ये वही डॉक्टर अजीत हैं जब ये मगध मेडिकल में पोस्टेड हुए थे और इनको पहली सैलरी मिली थी, तो इन्होंने एक जो काम किया है, काफ़ी सराहनीय कार्य इनका वो रहा है कि वो उस पैसे को वो अपनी प्रथम सैलरी से एक लाइब्रेरी की व्यवस्था कराने का जो इन्होंने काम किया है। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? क्षेत्र में अगर जो पढ़े लिखे लोग कैंडिडेट आएंगे, वो अगर जो क्षेत्र के ही रहेंगे, अभी आप देख सकते हैं चाहे एनडीए गठबंधन में हो चाहे महागठबंधन में हो, इन दोनों गठबंधन में किसी भी स्थानीय लोगों को उम्मीदवार बनाने का काम नहीं किया गया है। विपक्षी ये भी तो बोल रहा है कि प्रशांत किशोर बहुत गलत कर रहे हैं, किसी को भावी उम्मीदवार बनाकर और उनको टिकट नहीं देते हैं, और उसको दे रहे हैं, उसको दे रहे हैं। हम तो साफ कह रहे हैं, संभावित उम्मीदवार हमारे यहाँ 3 लोग थे इमामगंज से, 4 लोग, उसी 4 में से एक डॉक्टर अजीत हैं। हमने कहीं बाहर से कैंडिडेट लाने का काम नहीं किया है। डॉक्टर अजीत हमारे इमामगंज विधानसभा के ही जो है बाके बाजार के प्रखंड के रहने वाले हैं। हमने कहीं आसमान से हेलीकॉप्टर से ला करके कैंडिडेट देने का काम नहीं किया। हम तो पूछना चाहेंगे जीतन राम मांझी जी से ही कि आपके क्या पूरे इमामगंज विधानसभा में हम पार्टी में एक भी वैसे लोग नहीं हैं जिनको यहां आज उम्मीदवार बनाया जा सकता था? जनसुराज अगर जीतती है तो इमामगंज में जो सड़क जाम इतना लगता है, जो जाम की समस्या है, इसको निदान होगा। सर, सड़क जाम तो छोड़ दीजिए, जनसुराज का सबसे पहला जो है पॉलिसी ये है कि सबसे पहले जनसुराज यहां पर बेहतर शिक्षा की व्यवस्था करने का काम करेगा। जनसुराज पलायन रोकने का काम करेगा। जनसुराज क्या करेगा ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है हमको। पूरे बिहार के आम आवाम ने देख लिया कि हमारे नेता के सिर्फ एक पहल से, सिर्फ एक दिन के पहल से आज आपको 400 का पेंशन 1100 हो गया। आज जो लोग
आपको सर्वे के कागजात के लिए, सर्वे जब चल रहा था बिहार में, तो रोज जो है लोग कर्मचारी को जो है डिपार्टमेंट खोजे चलते थे। हर एक दरवाजा पर ही कर्मचारी जी कहाँ मिलता थी। लेकिन जनसुराज के सूत्रधार के एक प्रयास से पूरे जो है लोगों को फिर जाकर के जो है सरकारी पदाधिकारी, सरकारी कर्मचारी खोज करके और जो है वहाँ व्यवस्था बनाने का काम किया गया। ये जनसुराज का पहल है। आज जो महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपया मिल रहा है या जो 2 लाख रुपया देने की बात हो रही है, आप देख लीजिए, ये प्रशांत किशोर जी का पहल का ये एक दिन है। लेकिन यहाँ किसानों का भी मांग है कि जो पलामू से जो कोयल नहर गुजरती है वो इमामगंज विधानसभा से जो पहाड़ी इलाका है उसको छोड़ से मतलब नहर आपने तो आपको हम बता दे कि आज तक के उत्तर कोयल नहर परियोजना को लेकर के किसी ने आंदोलन किया तो वो शख्स आपके सामने बैठा है, भवानी सिंह। 105 किलोमीटर पैदल चलने का काम किया था उत्तर कोयल नहर परियोजना को लेकर के। अंबा के कुटकू डैम से लेकर के गया के गांधी मैदान तक के अगर जो किसी शख्स ने चलने का काम किया तो शख्स का नाम है भवानी सिंह। अगर जो उत्तर कोयल नहर परियोजना को लेकर के संसद में 2 बार आवाज उठाने का कोई काम किया तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। उस समय हमारे मधेपुरा के जो सांसद थे उनके प्रयास से इस परियोजना को सदन में रखा गया था, ना कि बीजेपी के जो वर्तमान सांसद उस समय थे उन्होंने इस परियोजना को कभी संसद में रखने का काम किया, और न ही इंडिया गठबंधन के किन्हीं नेताओं ने इस पर कभी जो है अपनी जुबान पर एक बार भी उत्तर कोयल नहर परियोजना का नाम लेने का भी काम किया। भवानी सिंह, जिला अध्यक्ष जनसुराज पार्टी के। आखिरी सवाल था, आप पे कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं एनडीए गठबंधन की तरफ से, उस पर क्या कहना चाहेंगे? किस तरह का आरोप है भाई? तो आरोप है कि आप पैसा लेकर के टिकट बांटने का काम किए। हम तो एक चीज साफ कहना चाहेंगे पूरे इमामगंज विधानसभा वासियों से, हमको इस मामले में कोई सफाई देना नहीं है, लेकिन एक चीज जरूर हम कहना चाहेंगे कि अगर जो इमामगंज विधानसभा के आम आवाम को लगता है कि हाँ, अगर जो ये इंसान बिकाऊ इंसान है, जब ये इंसान, आप देख लीजिए कि बालू वाले आंदोलन में खरीदने का इतना प्रयास किया गया हमको, और जो है हम उस समय नहीं बिके, 18 दिन जेल में रहना पसंद किए, लेकिन अपना अस्तित्व को अपने दामन पर दाग लगाने का काम नहीं किए। आप बेचने और खरीदने की बात करते हैं। आज पूरे नगर पंचायत इमामगंज में एक लाभुक कह देगा, इंदिरा आवास के लाभुक, कि भवानी सिंह आवास योजना के नाम पर एक कप चाय पिए हैं तो उस दिन हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। भवानी सिंह मर सकता है लेकिन कभी जो है बिक नहीं सकता है, इतना हम जरूर कहना चाहेंगे। मेरे ऊपर विश्वास रखिए, अगर जो एक MBBS एक डॉक्टर को हम यहाँ उम्मीदवार बनाने का काम करते हैं तो लोग कहते हैं कि भवानी सिंह बिक गया। हम साफ कहते हैं लोग से कि आप डॉक्टर अजीत के जात को ना देखें। हमारे नेता का साफ कहना है कि हम कास्टिज्म को खत्म करने आए हैं। हम सारे आम आवाम से कहना चाहते हैं कि अगर जो अजीत जी से ज्यादा पढ़ा लिखा, ज्यादा समझदार या ज्यादा कर्मठी व्यक्ति कोई है तो आप उसका चुनाव करें। जितेंद्र जी, जो कि 38,000 पिछला बार वोट लेकर के आए थे, तो इस बार अगर आप लोग का थोड़ा सा सपोर्ट और मिल जाता तो हो सकता था इस बार वो चुनाव जीत सकते थे। तो कैंडिडेट बदलने का क्या जरूरत है? सर, डॉक्टर जितेंद्र एक प्रैक्टिशनर डॉक्टर थे, उनके जगह पर अगर जो हम एक MBBS डॉक्टर को कैंडिडेट बनाए हैं तो इसमें आम आवाम को क्या परेशानी हो रही है? उनको तो और खुशी होना चाहिए कि हमारे यहाँ एक डॉक्टर जो MBBS किए हुए हैं, मगध मेडिकल में पोस्टेड था, अपना नौकरी छोड़ करके वहाँ से हमारे क्षेत्र के लिए आया है, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? इमामगंज के कई गांव में अभी तक रोड नहीं बनी है, पुल पुलिया नहीं बनी है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री आते हैं तो कहते हैं कि अगली बार मौका दीजिए, इमामगंज को गोवा की तरह विकास करेंगे। उपचुनाव में आप लोगों ने देखा था, उपचुनाव में जो इमामगंज विधानसभा का हालात था, जितने जो है चाहे वो जिस समाज के नेता हों, चाहे आनंद मोहन हो, चाहे दोनों उप मुख्यमंत्री हों, चाहे कोई तेली समाज के नेता हों, चाहे कोई जो है हलवाई समाज के नेता हों, तो कभी जो है से पासवान, हर एक समाज के लोग जो है बड़े बड़े लीडर यहाँ आए थे, और उस समय भी लोगों ने यही कहा था कि बस अबरी भर मौका दे दहा, जो है से बहुत कुछ हो जते। का हो गए? एक चीज़ हो गलवा कि खाली शिलान्यास हो गलवा है, एक अलावा और कुछ ना होलवा है। और जितने लोग उपचुनाव में उछल रहे थे ना, सारे लोगों को समझ में आ गया। सारे लोग उपचुनाव में इसलिए आए थे और यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि सबको जो है मांझी जी से उम्मीद था कि जो है मांझी जी के लिए ये करेंगे तो मांझी जी फलना विधानसभा से हमको चुनाव लड़ा देंगे। मांझी जी उल्टा और कहा कि है कि जहां से उम्मीदवार बनने के का भी जो है चांस बन रहा था, वहां से भी पत्ता साफ करा दिए। एक सवाल और आखिरी सवाल, खादी और खाकी सुधरेगा जनसुराज जब आएगा तब? क्या सुधरेगा नहीं सुधरेगा? प्रशांत किशोर का एक दिन का कार्य आप लोगों को दिखा दिया।
एक दिन के प्रोटेस्ट में, उनके एक दिन के प्रोटेस्ट में आपने देखा कि 400 का पेंशन 1100 हो गया। आपको जो है सर्वे का काम जो है घर घर होना, सर्वे का कागज घर घर पहुंचना शुरू हो गया। 10,000 रुपया महिलाओं के खाता में जाना शुरू हो गया। 2 लाख रुपया जो रोजगार में देने की बात सदन में हमारे मुख्यमंत्री ने कहा था, उसका जो है से वो कार्य शुरू हो गया। तो आप देख लीजिए ना कि प्रशांत किशोर का एक दिन का काम से क्या क्या फायदा बिहार के आम आवाम को मिला है। एक काम तो तेजस्वी बोलते हैं कि ये हमारे डर से जो नेता हैं अपने विचार को बदले, हमारी बातों को मान। देखिए, तेजस्वी जी के बारे में तो हम साफ कहेंगे कि वो क्या बोलेंगे। आप तो जो है से सरकार के साथ जो है से 18 महीना रहे ना, उन 18 महीनों में आपने कभी जो है पेंशन योजना पे बात क्यों नहीं किया? 20 महीना मांग रहे हैं। तेजस्वी जी के पास अपना कोई विजन नहीं है। देखिए, वो सिर्फ समय मांगते रहेंगे। उनको बस एक ही लालसा है कि किसी तरह हम मुख्यमंत्री बन जाएं। इसके अलावा उनके पास कोई अपना दूसरा विजन नहीं। भवानी सिंह, जिला अध्यक्ष जनसुराज पार्टी के। जी धन्यवाद। जो पार्टी आपका सोच कर उम्मीदवारी कर दिया है, क्या खराब उतरेंगे, कैसे उतरेंगे? सबसे पहले तो आप सभी मीडिया बंधुओं को मेरा धन्यवाद यहाँ आने के लिए, और आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे इमामगंज के विधानसभा के जनता से मैं इस दिवाली पर्व और छठ के अवसर पर सभी को बधाई देता हूँ और सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। क्या पूछ रहे हैं? मेरा पहला सवाल ये होगा सर कि आप MBBS डॉक्टर थे, सरकारी सेवा में थे, क्या आपको इस विधानसभा में ऐसा लगा जो आप अपनी नौकरी छोड़कर राजनीति में आए? देखिए, ये विधानसभा मेरा घर है। बाकीगर का मैं रहने वाला हूँ, बिशनपुर गांव आता है वहाँ पे, और मैं शुरू से इस क्षेत्र को देख रहा हूँ। और रही बात मेरे MBBS डॉक्टर होने की, तो मेरा पढ़ाई किए, हम डॉक्टर बने, अपना काम भी किए, जॉब भी किया मैंने बिहार सरकार में। लेकिन मेरा शुरू से सामाजिक कार्यों में रुझान रहा बचपन से ही, और मैं करता भी रहा हूँ। तो जब मैं जॉब कर रहा था तो इस बीच में मैं देखता था हॉस्पिटल में कि लोग बीमार तो हैं, लेकिन मैक्सिमम उसमें जो बीमार लोग आते थे उसमें मैक्सिमम लोग गरीब होते थे, लाचार होते थे। समझ रहे बात को? और उनका बीमारी का कारण जो होता था वो उनका गरीबी, लाचारी, अशिक्षा, ये सब होता था, जो सामाजिक बीमारी है। तो हम तो बीमारी को दवाई देकर के ठीक कर सकते थे, लेकिन सामाजिक बीमारी है उसको हम तो ठीक नहीं कर सकते थे डॉक्टर रहते हुए। समझ रहे हैं? तो इसीलिए हमको लगा, और जब से प्रशांत जी आए हैं, प्रशांत जी की बातों से प्रभावित होकर के, और मेरा पहले से भी रुझान था राजनीतिक क्षेत्र में, हमको लगा कि ये चीज़ में सुधार किया जा सकता है जनसुराज पार्टी में रह करके। इसीलिए जनसुराज पार्टी ज्वाइन किया और प्रशांत जी के साथ नौकरी छोड़ करके कंधा से कंधा मिला करके अब क्या मिशन विधानसभा में क्या बदलाव करेंगे इस बार? आप क्या बदलाव चाहते हैं? कैसा रणनीति आपने तय किया है? जी देखिए, पहले तो पार्टी का जो एजेंडा वो तो लागू होगा ही। अगर हम लोग यहाँ से जीतते हैं तो 5 काम हो जाएगा, वो तो सबको पता है, बच्चा तक को पता है। बाकी रही इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में क्या क्या सुविधाएं नहीं हैं, मूलभूत सुविधाएं जहाँ पे अभी नहीं है, उसको सुधार करने की आवश्यकता है। साथ में इमामगंज विधानसभा को हम एक देखते हैं कि पहाड़ी क्षेत्र यहाँ पर बहुत सारे हैं, इसको हम विश्व स्तरीय क्षेत्र मानचित्र पे एक पर्यटन के क्षेत्र के रूप में हम लोग विकसित कर सकते हैं। अगर सरकार और सब लोग का सहयोग रहा तो हम लोग इस पर लगेंगे और इसको करके दिखाएंगे। विपक्ष कह रहा है कि 1700 करोड़ से अधिक का काम यहाँ पे हो चुका है, उनके लिए क्या कहेंगे? तो विपक्ष कहाँ? वो तो सर वो राजनीति मतलब वो तो सत्ता में है, वो विपक्ष कहाँ है? सत्ता में बोल रहे, जो सत्ता में वो बोल रहे हैं। विपक्ष हुए। अच्छा ठीक है, तो काम हो रहा है, लेकिन अब देखिए ना, फील्ड पे जाइए, लोग आज ही हम गए हुए थे, लोग वहाँ पे चलने के लिए इट्टा रखे हुए था, नल्ली के ऊपर इट्टा रखे हुए था, मतलब कभी भी आदमी गिर सकता था, ऐसा विकास हुआ है। लोग का नल्ली नहीं है, सड़क नहीं है, ये सब अभी 10 साल से मांझी जी मुख्यमंत्री ये रहे हैं, विधायक रहे हैं यहाँ से, और ये सब बेसिक चीज़ भी सुविधा नहीं कर पाए हैं। उसके पहले के विधायक भी जो रहे हैं, ये सब बेसिक सुविधाएं तक का अभाव है यहाँ पे। अब देख लीजिए खुद से कितना विकास हुआ। आप वेल एजुकेटेड हैं, एजुकेशन के क्षेत्र में आप कैसा कदम लाएंगे, क्योंकि क्या बदलाव करना चाहेंगे यहाँ पे? एजुकेशन के क्षेत्र में अभी यहाँ पे है क्या, इमामगंज विधानसभा में है कि आपको लोग को जिनको भी पढ़ाई करना है उच्च शिक्षा के लिए, आपको गया, पटना जैसे शहरों में, बड़े शहरों में जाने की ज़रूरत पड़ती है, दिल्ली भी लोग जा रहे हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि करेंगे कि यहाँ पे इंस्टीट्यूट वगैरह जो अच्छे कॉलेजेस हों वो खुले। डिग्री कॉलेज की व्यवस्था यहाँ पे कर दी गई, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या कदम कैसा रहा? अभी स्टार्ट होने दीजिए उसको, और भी कॉलेज है, पॉलिटेक्निक कॉलेज हुआ, इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ, ये सब खोला जा सकता है। और भी है बेसिक जो शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज़रूरी चीज़ है, प्राथमिक शिक्षा में सुधार होना चाहिए। अगर आपका प्राथमिक शिक्षा में सुधार नहीं रहेगा तो आप कॉलेज खोल के क्या कीजिएगा, बच्चा तो वहाँ पहुँच नहीं पाएगा। तो पहले है कि जो बेसिक एजुकेशन है उसका गुणवत्ता जो है उसमें सुधार होना चाहिए। आम जनता से क्या अपील करेंगे? इसमें अभी पढ़ाई नहीं होती, केवल टीचर्स आते हैं,
गप्पे मार के चले जाते हैं, उसमें सुधार कीजिएगा या नहीं? जी, ये शिक्षा विभाग के द्वारा प्रयास किया जा रहा है, लेकिन उतना सफलता नहीं मिल रहा लोग को। इसमें बहुत अच्छा सुधार होगा। जन स्वराज पार्टी के आने से हम लोग शिक्षा पे सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे। उसके बाद जी, उसके बाद हम लोग जो पलायन हो रहा है यहाँ से, रोजगार पे हम लोग का फोकस रहेगा। हम लोग का ये एजेंडा ही है। अब क्या कारण है सर कि शिक्षा में शिक्षा विभाग को चाहते हुए भी सुधार नहीं हो पा रहा है? देखिए, कारण जो भी है उसमें हम लोग जहाँ जहाँ पे अलग अलग कारण है। बच्चे सरकारी स्कूल का पहले जो स्थिति था, लोग गार्जियन जो लोग थे वो सरकारी स्कूल में बच्चों को भेजना नहीं चाहते थे, भेजना, वहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था खराब था। अब टीचर गए हैं और लेकिन फिर भी नहीं जा रहे हैं बच्चे। एक लास्ट सवाल, समान शिक्षा पर आपकी क्या राय है? क्या वन नेशन वन एजुकेशन पे आप क्या कहेंगे? ये लागू होना चाहिए, अच्छी चीज़ है ये। इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में अब तक दर्जनों लोग निगरानी के हत्थे चढ़े हैं। इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ रिश्वतखोरी काफ़ी है। इमामगंज विधानसभा पूरे बिहार में चल रहा है। अफसर साहब तो क्या होगा? अब पूरे बिहार में चल रहा है ना, इमामगंज विधानसभा से पीछे थोड़ी है। तो ये भी आप अगर जीतते हैं हम तो लोग इस सबसे पहले पे क्या हम लोग करेंगे? पूरा इस पे निगरानी रखेंगे, कहीं पे कोई करप्शन नहीं हो और नहीं होने देंगे हम लोग। अभी आप देखिए ना, जो पुराने करप्ट नेता हैं दूसरे पार्टी के, उस पर प्रशांत किशोर जी उनका खुलासा कर रहे हैं। ठीक है, अभी अगर प्रशांत जी खुलासा कर रहे हैं उस चीज़ का, तो अगर हम उनके पार्टी से जीत के जाते हैं तो ये तो दूसरे पार्टी वाला भी करेगा लोग, अगर हम गलत करेंगे तो। इससे पहले ही प्रशांत जी संकेत दे रहे हैं कि अगर मेरे पार्टी में है, आप जीत के आ रहे हैं, तो आपको करप्शन नहीं करना है। समझ रहे बात को? अगर हम दूसरा खुलासा करेंगे, अब दूसरे पे पत्थर मारेगा, दूसरा भी आप पे पत्थर मारेगा ना, तो बस वही है। हम लोग इमामगंज की जनता से क्या कुछ अपील करेंगे? इमामगंज की जनता से इस बार के चुनाव में हम यही अपील करेंगे कि आप लोग सोच समझकर वोट दीजिए, अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए, शिक्षा और रोजगार के लिए वोट दीजिए। और जन स्वराज पार्टी के लिए हम यहाँ पे उम्मीदवार हैं। हमको समझिए बात को, मेरी बातों को समझिए और हमको सहयोग कीजिए। और नामांकन की तिथि भी निर्धारित की गई है क्या आपकी? नामांकन हो चुका है। हमारी इमामगंज विधानसभा में स्वास्थ्य व्यवस्था की बहुत ज़्यादा लचर व्यवस्था है। यहाँ पे देखा जाता है कि डॉक्टर्स सुविधा रहते हुए भी वो ये कहकर छोड़ देते हैं कि आप सुविधा नहीं है, आप प्राइवेट में चले। कुछ एक 10 महीना का जो कार्य दिखाया जा रहा है, अगर उसको आकलन कर लिया तो बाकी 10 साल जो और रहा हम पार्टी का, उसमें फिर कुछ बचा नहीं कि उसमें फिर क्या किया 10 साल, उसमें क्या कहना चाहते हैं? तो वही तो हम बता रहे हैं ना कि इनको डर है, चुनाव हारने का डर है इनको। शुरू में सब बोल के चले गए हैं। पहला बार जब जीते थे मांझी जी, 29,000 वोट के डिफरेंस से जीते थे। दूसरी बार 15,000 वोट के डिफरेंस से जीते हैं। तीसरा बार जब दीपा मांझी उपचुनाव में जीती है तो लगभग 5-6 हज़ार का वोट के डिफरेंस से जीती है। मतलब उनका डिक्लाइन हो रहा है वोट परसेंटेज, मतलब हार रहे हैं वो। इससे पता चल रहा है उनको कि अगर हम काम नहीं करेंगे, इतना साल तो काम किए नहीं, अब काम का दिखावा भी नहीं करेंगे तो हार जाएंगे। एक आखिरी सवाल है, बिहार में उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार में अगर फैक्ट्री लगने की बात होती है तो उत्तरी बिहार में लोग कहते हैं कि बाढ़ से मर जाएगा फैक्ट्री, और दक्षिणी बिहार में चोरों और चोरों पे लुटा जाएगा पूरा फैक्ट्री। इसको कैसे शिकंजा कैसे में फंसाना? देखिए, जैसा राजा होता है वैसा प्रजा होता है। अगर आप ऊपर से सब कुछ